जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत मजे में होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हम शेष भाग गद्य साहित्य का इतिहास का पढ़ेंगे। इसके पहले हमने ये देखिए निबंध तक पढ़ लिया है। अब आइए हम ये देखिए कहानी से पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। कहानी को सीखेंगे कि कहानी का क्या अर्थ है, क्यों लिखा जाता है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो आइए बच्चों प्रारंभ करते हैं। इसके पहले हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं बच्चों। ये आपका जो वीडियो बना रहे हैं एक प्लेलिस्ट में डाउनलोड कर दे रहे हैं, पूरा पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप YouTube पे जब जाएंगे हिंदी लक्ष्य हिंदी क्लासेस सर्च करके, तो वहां पर क्या कहते हैं ये प्लेलिस्ट में रेडी है चीजें सब क्लास वाइज 9th 10th 11th 12th ऐसे है अलग अलग PDF प्लेलिस्ट में क्या कहते हैं उसको। तो उसमें आप उसको सर्च करके देख लीजिएगा। और एक बात और बच्चों, वीडियो आप पूरा देखा कीजिए। जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे चीजें समझ में नहीं आएगा। और एग्जाम का तैयारी हो रहा है बच्चों, तो ये गद्य साहित्य है, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। 5 6 7 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको हम इसीलिए खूब विधिवत समझा रहे हैं। इससे उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन भी बनाएंगे। इसलिए समझा रहे हैं कि चीजें आपको समझ में आए कि गद्य साहित्य क्या है, पद्य साहित्य क्या है, ये चीजें। तो अब हम बच्चों ये एक्स्ट्रा आप समझ लीजिए आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम पद भी बढ़ा रहे हैं। आप तो देखे होंगे वीडियो। तो ये हम सोचे कि सिलेबस समय से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमको एग्जाम तक सारे सिलेबस में जितने पाठ्यक्रम समाविष्ट हैं पाठ्यक्रम में, वो चीजें हम आपको कंप्लीट करा दें। तो इस वजह से बच्चों हम ये दूसरा वीडियो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको जल्दी ही समाप्त करके इससे संबंधित क्वेश्चन भी करवा के, और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम व्याकरण पे चलेंगे या फिर संस्कृत पे चलेंगे। तो आइए बच्चों, आज का आप लोगों का एग्जाम आने ही वाला है। फरवरी मार्च आते ही मतलब आने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि दिन जाते देर नहीं लगता। तो आप निरंतर लग जाइए। अब सब कुछ छोड़ के भूल के बस पढ़ाई पर फोकस करना प्रारंभ कर दीजिए बच्चों। अभी से आप लग जाएंगे ना, तो गारंटी के साथ कहते हैं आप 90+ मार्क लेके आएंगे और कोई भी निराशा नहीं रहेगी। क्योंकि बच्चों निराशा तब होती है जब जानकारी का अभाव होता है। जब चीजें आपको मिल रही हैं और जानकारी मिल रही है, तो जितने डे बाय डे पढ़ते जाएंगे आपको जानकारी का, आपको तमाम सारा आपसे विषय से संबंधित ज्ञान मिलता जाएगा। और आपके अंदर जो डर भाव है या निराशा है या किसी प्रकार का टेंशन, सब मुक्त हो जाएंगे आप टेंशन से। अब टेंशन फ्री होकर सिर्फ निरंतर पढ़ते रहिए। और बच्चों एक बात और, वीडियो को सब्सक्राइब, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको निरंतर जो वीडियो है डायरेक्ट आपको मिलता रहेगा। तो आइए बच्चों हम कहानी से फिर प्रारंभ करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे कहानी। ये देखिए हाईलाइट थोड़ा सा पहले कर दें बच्चों। ये देखिए कहानी, ये देखिए बच्चों, कहानी का उद्देश्य होता है बच्चा किसी घटना, किसी विशेष व्यक्ति या भाव या संवेदना आदि को संवेदनशील अभिव्यंजना द्वारा व्यक्त करना। और क्या कहते हैं, आधुनिक साहित्यिक रचना की जो सर्वाधिक लोकप्रियता है, ये कहानी का है। वर्तमान में आधुनिक अर्थात वर्तमान में बच्चों कहानी सर्वाधिक लोकप्रिय है। क्यों? क्योंकि इसमें विशेष व्यक्ति और विशेष क्या कहते हैं, ये देखिए सारी चीजें यहाँ पर ये देखिए अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ये संवेदनशील अभिव्यंजना करना होता है कहानी का मुख्य कार्य, और ये सर्वाधिक लोकप्रिय है वर्तमान में। इसका शीर्षक बच्चों रमणीय और तीक्ष्ण होता है, क्योंकि ये कहानी के मूल भाव अर्थात संवेदना की व्यंजना में सक्षम होता है। और इसका आरंभ बच्चों, आरंभ तथा अंत तक कलात्मक और प्रभावात्मक होता है। ये शुरू से लेके आप आखिरी तक इसको जितना पढ़ेंगे, इसमें कलात्मकता रहेगी और ये प्रभावी रहेगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में, रोचक रहेगा। इसका जो कथानक होता है बच्चों, कथानक वो संगठित और क्रमबद्ध होता है। कैसा होता है? संगठित और क्रमबद्ध होता है। देखिए ये, और इसमें जीवन के विभिन्न भावों, विचारों और रूपों को मार्मिक और सौंदर्यपूर्ण चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि इसका जो मुख्य उद्देश्य बच्चों मनोरंजन करना है, फिर भी विशेष संवेदना, भाव और प्रभाव की कला युक्त व्यंजना भी इसमें प्रकट होता है। ये बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं, पढ़ते हुए सुनते हुए चीजें चलते हैं। ये देखिए अब उपन्यास का क्या अर्थ है बच्चों, क्योंकि कहानी से बड़ा होता है उपन्यास। उपन्यास क्या होता है आपका? कहानी से बड़ा होता है, विशाल होता है। इसमें जो विभिन्न चरित्र होते हैं, पात्रों के चरित्र चित्रण होते हैं, घटनाक्रम होता है, संवाद और क्या कहते हैं निश्चित उद्देश्य को प्रयोजन में संग्रहित की जाने वाली ये गद्य रचना ही हमारा
क्या उपन्यास कहलाता है। उपन्यास में कहानी तो होती ही है और साथ ही में संयोग जो आने पर ये काव्य की भांति भावुकता और संवेदना को भी जागृत करती है और पाठकों को मग्न कर देता है। मतलब पाठक अगर पढ़ना प्रारंभ करें तो इसमें एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, इसी में रम जाते हैं, एकदम सब कुछ भूल के इसी में मग्न हो जाते हैं। किसमें? ये देखिए, पाठक उपन्यास को पढ़ते समय। ये बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा संयोजित जो पहली ये परीक्षा गुरु है, ये प्रथम मौलिक हिंदी उपन्यास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रथम मौलिक उपन्यास किसका है। दो क्वेश्चन घुमा फिरा के कि प्रथम मौलिक उपन्यास किसका, तो आप बताएंगे लाला श्रीनिवास दास का है। और ये पूछ लेगा कि कौन है प्रथम मौलिक उपन्यास, तो ये बहुत सारे नाम और 3 दे देंगे, एक परीक्षा गुरु भी दे देगा। तो आपका परीक्षा गुरु प्रथम मौलिक उपन्यास है बच्चों। आइए अब नाटक को समझ लेते हैं। नाटक क्या है ये देखिए बच्चों। नाटक रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से प्रकट करने की जो दृष्टि होती है, एक दृष्टि से रचित एक से अधिक अंकों वाली गद्य रचना नाटक कहलाती है। नाटक शब्द की उत्पत्ति बच्चों नट धातु से हुई है। इसका अर्थ है संबंधित सात्विक भावों का प्रदर्शन। नट से अभिनीत होने के कारण नाटक कहलाता है। ये आगे चलिए बच्चों, ये देखिए जो नाटक का आविर्भाव या शुरुआत हुआ बच्चों, ये भारतेंदु जी के बारे में बता रहा कि भारतेंदु युग से तो शुरुआत हुआ, लेकिन भारतेंदु जी के बारे में देखिए बच्चों, ये संस्कृत, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला भाषा के नाटक जो थे उनका प्रचंड मतलब बहुत अच्छे से अध्ययन किया। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अच्छे से इनका अध्ययन किया, इन नाटकों का। और उसके बाद इन्होंने जिन नाटकों की रचना की उनमें जो राजनैतिक, सामाजिक और पौराणिक और प्रेम प्रधान सभी प्रकार के नाटक थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ राजनीतिक में है या समाज से संबंधित जितने सारे, पौराणिक भी था, प्रेम प्रधान भी था इनके नाटक में। और नाटक के युग में, इस युग में बच्चों, जो युग के अन्य जो नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा, उसमें बच्चों उदय शंकर भट्ट इंपॉर्टेंट है, सेठ गोविंद दास, माखन लाल चतुर्वेदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुष्प की अभिलाषा इनका रचना है। और उसके बाद ये देखिए पंडित गोविंद बल्लभ और हरिकृष्ण प्रेमी और रामकुमार वर्मा, ये आदि सब नाटककार, मतलब इनका नाम पहले आता है नाटक में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद ये सब हैं। और बच्चों अभी देखिए एकांकी का अर्थ ही पता चल रहा है बच्चों, 1 + अंक, 1 अंक। देखिए 1 अंक अर्थात एकांकी का अर्थ होता है बच्चों एक ही अंक में सभी नाटक समाप्त हो जाए। एक ही अंक को नाटक, मतलब एकांकी, 1 अंक के नाटक को कहा जाता है। अर्थात एकांकी जो है नाटक की उस रूप को कहते हैं जिसमें एक ही अंक में पूरा नाटक समाप्त हो जाता है। एकांकी में नाटक के सभी तत्व होते हैं और साथ ही रचना विधान तथा अन्य तत्वों में भी थोड़ी क्या कहते हैं, ऐसी विशेषताएं भी समाहित होती है जिनके कारणवश रचनाकारों ने एकांकी को साहित्य की एक स्वतंत्र रचना स्वीकार कर लिया। और जयशंकर प्रसाद का जो एक घूट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका प्रथम एकांकी। ये देखिए प्रथम एकांकी जयशंकर प्रसाद का। आइए बच्चों जीवनी पर चलते हैं। जीवनी क्या है जान लेते हैं। जीवनी से वैसे ही पता चलता है बच्चों, किसी के जीवन के बारे में विस्तार से क्रमबद्ध तरीके से शुरू से लेके आखिरी तक लिखना, किसी अन्य के जीवन के बारे में, अपने नहीं किसी और के जीवन के बारे में। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा भी है, किसी महापुरुष या प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू हो गए, और आपके ऐसे तमाम सारे तो घटना, ये देखिए ऐसे विशेष व्यक्ति की प्रमुख घटनाओं, उनके क्रियाकलापों और विशेषताओं गंभीरता से व्यवस्थित रूप में वर्णन जीवनी, अर्थात महापुरुषों या प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हों, उनसे संबंधित उनके जीवन में घटित घटनाएं हों, उनके क्रियाकलाप जो हों, उन्होंने क्या क्या कार्य किए अपने जीवन भर में, और अन्य जो उनके अंदर विशेषताएं हैं उसको गंभीरता पूर्वक, ऐसे हल्के में नहीं, अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित तरीके से वर्णन करना, लिखना जीवनी कहलाता है बच्चों। इसमें व्यक्ति विशेष के जीवन की छोटी छोटी बात का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि पाठक केवल उसके अंतरंगी जीवन से ही सुपरिचित ही नहीं होता, बल्कि साथ ही साथ दाम्पत्य परिमाणित कर देता है। सॉरी बच्चों, तादाद में प्रमाणित कर देता है।
जीवनीकार जीवनी में उन निर्माण स्थानों पर ओज प्रकट करता है, वीर प्रकट करता है, बहादुर आश्चर्य प्रकट करता है, जिनके माध्यम से पाठक प्रेरणा ग्रहण कर सकते। अच्छा, अर्थात पाठक जो पढ़े जीवनी को वो भी प्रेरित हो सके और अपना जीवन अतिरिक्त प्रगतिशील और अपने जीवन को भी प्रगतिशील बना सके। और जीवनी का जो सत्यता जीवनी का जो सत्यता पर आधारित होने के साथ साथ उसका प्रमाणिक होना भी अनिवार्य होता है। अर्थात जीवनी जो क्या होता है बच्चों, सत्य होता है, क्योंकि वो जीवन से संबंधित अनेक घटनाएं घटित होती हैं, क्रियाकलाप जो किए होते हैं उनकी जो अन्य विशेषताएं तमाम होती हैं वही लिखा जाता है, तो सत्य होगा ही। तो ये कह रहे हैं कि प्रमाणिक भी होना चाहिए, मतलब सिद्ध, ये नहीं कि आपने जो लिख दिया पता ही नहीं है, वो प्रमाणिक होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ ये सत्य है, जो इनके बारे में कहा जा रहा है ये बात पूर्णतः प्रमाणिक है, सत्य है। अब आइए नेक्स्ट बच्चों, अब आत्मकथा उसी का अपोजिट हो जाता है, आत्मकथा जीवनी का। जीवनी में क्या होता है, हमको दूसरे के जीवन के घटनाक्रमों को अच्छे से लिखना होता है, लेकिन आत्मकथा में क्या होता है बच्चों, जब कोई लेखक अपने ही जीवन, ये देखिए अपने ही जीवन के प्रमुख घटनाओं, गुण दोषों का विवेचन तटस्थ होकर, तटस्थ अर्थात बच्चों उसका अच्छा पक्ष भी लें अपने जीवन का और बुरा पक्ष, मतलब हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए लिखें। ऐसा नहीं कि अच्छी अच्छी चीजों को आपने लिख दिया और जो और कमियां थी आपके अंदर आपने उसको नहीं प्रदर्शित किया, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों चीजें आपके अंदर कमी, अच्छाई, गुण, दोष जो भी है सबको लिखना पड़ेगा, और उसे ही आत्मकथा कहते हैं। और इसका रचनाकार जो है स्वयं अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं और परिस्थितियों को पाठकों के समक्ष मैत्री गुण के साथ रखता है, और ये संस्मरणात्मक अर्थात बच्चों ये स्मरण करने योग्य होता है, याद करने योग्य होता है। इसमें लेखक अपने जीवन की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामाजिक घटनाओं एवं स्वयं की प्रतिक्रिया प्रकट करता हुआ। साहित्यिक आत्मकथाओं में बच्चों हरिवंश राय बच्चन का नाम सबसे आता है पहले, और पांडे बेचन शर्मा उग्र आत्मकथा के बारे में। इनका हरिवंश राय बच्चन का नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं के याद करूं, और अपनी कहानी, ये बेचन शर्मा उग्र की अपनी कहानी, ऐसे सब आत्मकथा है बच्चों। आइए रेखा चित्र को आप समझते हैं, रेखा चित्र क्या होता है, ऐसे चीजें समझते जाते हैं। जब आपको अब रेखा चित्र आगे लिखाया जाएगा, आपके सिलेबस में तो है, आप जानते हो संस्मरण, रेखा चित्र और तमाम यात्रा भी रहती है, ये सब आता है ना एग्जाम में, तो ये चीज क्या है वही इसमें बता रहा है। अब जब उस समय हम आपको लिखवाएंगे क्वेश्चन के माध्यम से, तो चीजें आपके अंदर क्लियर हो जाएंगी। और भी ये 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बच्चों आपके एग्जाम में, तो इसलिए इसको समझा रहे हैं। रेखा चित्र, जिस गद्य रचना में किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या भाव को अल्प शब्दों, बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये अल्प शब्दों, बहुत ही कम शब्दों में यथावत लिख दिया जाए, चित्रण कर दिया जाए, उसे ही रेखा चित्र कहते हैं। ये शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है, कौन, रेखा चित्र, जो 2 शब्दों से बना हुआ है। कौन कौन, एक तो रेखा और दूसरा चित्र। और आगे आइए देखिए बच्चों, रेखा चित्र में साहित्य तथा चित्रकला सौंदर्य पूर्वक मेलजोल दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार चित्रकार तुलिका रंगों के द्वारा सजीव चित्र का चित्रण करता है, उसी प्रकार रेखा चित्रकार शब्दों के माध्यम से ऐसा भावपूर्ण चित्र प्रकट करता है जो उसकी यथार्थ अर्थात प्रत्यक्ष संवेदना को मूर्त रूप प्रदान करता है, अर्थात सामने लाके उपस्थित करता, सामने रखता है, पाठक के सामने उपस्थित करता है। अब आइए देखिए बच्चों, संस्मरण भी देख लेते हैं हम, बस 5 से 7 मिनट का वीडियो और ही बनाएंगे। देखिए संस्मरण को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। ये देखिए संस्मरण क्या चीज है। किसी तथ्य या स्मरणीय घटना को जब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उसके यथार्थ रूप को सशक्त एवं तीक्ष्ण भाषा शैली में प्रकट किया जाता है बच्चों, तो उसे ही संस्मरण कहते हैं। समझ में आया? कह रहे हैं किसी तथ्य या स्मरणीय जो याद करने योग्य घटनाएं घटित हो जीवन में, जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति विशेष, कोई अलग मतलब आत्मकथा की तरह नहीं, इसमें कोई भी व्यक्ति लिख सकता है किसी के बारे में, के द्वारा उसके जो यथार्थ खुद के जीवन का प्रत्यक्ष अर्थात जो वास्तव में हो यथार्थ, तो रूप को जो सशक्त मतलब एकदम जैसा का तैसा लिखना, उसमें कोई वो नहीं कि करना, मतलब तीक्ष्ण शब्दों में लिखना, तीक्ष्ण भाषा शैली में प्रकट कर देना, उसे ही संस्मरण कहते हैं। इसका अर्थ यह है बच्चों कि समयक स्मरण अर्थात स्मरण में रचनाकार स्वयं अपनी अनुभव
की हुई किसी व्यक्ति या घटना का स्नेह संबंध कलात्मकता के साथ वर्णन प्रकट करता है। अर्थात जब जो लिखता है वो किसी अन्य के बारे में, किसी अन्य के अनुभव को लिखता है, उनकी घटना, उनके जीवन में घटित घटनाओं को मतलब स्नेह से, प्रेम संबंध से और कलात्मकता के साथ वर्णन करता है। और बच्चों इसका जो संबंध है ना मुख्यतः महापुरुषों से होता है। इसमें रचनाकार अपनी तुलना में उस व्यक्ति को अधिक महत्व देता है जिसका संस्मरण चरित्र रचित करता है। इसमें बच्चों क्या होता है, जो लिखते हैं वो अपनी तुलना में जिनके बारे में लिखते हैं उनको ज्यादा महत्व देते हैं। रेखा चित्र में किसी चरित्र का कलात्मक तथा भावात्मक चित्र प्रदर्शित किया जाता है, किंतु संस्मरण में किसी चरित्र का वास्तविक रूप प्रस्तुत किया जाता है। हिंदी के देखे अंतर देखा बच्चों आपने। रेखा चित्र में कह रहे हैं कि किसी के चरित्र का कलात्मक तथा भावात्मक पक्ष, उनके अंदर कला क्या है, उसमें उनमें क्या भाव है, अपने भाव से प्रकट करते हैं चीजों को। लेकिन जो संस्मरण होता है वो संस्मरण बच्चों किसी के चरित्र का वास्तविकता जो है, सीधा सीधा वास्तविक जो है वही लिखते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड करते हैं जिससे कलात्मक हो जाए, भावात्मक और भाव बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक को जैसा का तैसा लिखते हैं, तीक्ष्ण शैली में लिखते हैं। हिंदी के प्रमुख संस्मरण रचनाकारों में बच्चों श्री नारायण चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, बनारसी चतुर्वेदी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। आइए बच्चों ये देखिए यात्रा वृत्त से चलते हैं, इसको भी फटाफट समाप्त कर लेते हैं। देखिए इसमें यात्रा वृत्त क्या चीज है बच्चों, इसको भी जाना, थोड़ा सा बड़ा कर लें बेटा। ये देखिए यात्रा वृत्त, जिस गद्य रचना में लेखक द्वारा किसी यात्रा की प्रत्यक्ष ज्ञान का, अर्थात वो स्वयं गए हों उस यात्रा पर, का कलात्मक वर्णन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, यात्रा वृत्त कहते हैं। इसमें रचनाकार विशेष स्थलों की यात्रा का जो सौंदर्य तथा जो रसीला वर्णन करते हैं, इस दृष्टि से करते हैं कि जो पाठक है उन स्थलों की यात्रा करने में असमर्थ हो। मान लो जो पाठक है, जो पढ़ रहा है यात्रा वृत्त, उस मान लो उस स्थान का यात्रा करने में असमर्थ है, तो वह उसका मानसिक हर्ष प्राप्त कर सके, अर्थात वो मानसिक रूप से चीजों को खुद फील कर सके कि हाँ वो स्वयं उस यात्रा वृत्त को देख रहे हैं और वहां का आनंद ले रहे हैं, और उस स्थान पर बैठे उन स्थलों के कृत्रिम दृश्यों, वहां के निवासित लोगों के आचरण, खान पान, रहन सहन तथा राजनीतिक पहलुओं आदि से रूबरू हो सके बच्चों। आगे फिर देखिए यात्रा वृत्त, यात्रा साहित्य का यह उद्देश्य रहता है कि रचनाकार अपनी यात्रा से प्राप्त मनोरंजन तथा ज्ञान पाठकों तक पहुंचा सके। तो आइए बच्चों अब हम यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में भेंट वार्ता से प्रारंभ करेंगे शेष भाग को। तो इस आप बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको चीजें मैटर बराबर मिलती रहेंगी, क्योंकि हम निरंतर पढ़ा रहे हैं। हमने दृढ़ संकल्प लिया है कि आपको एग्जाम से पहले सिलेबस का जितना पाठ्यक्रम का पाठ, जो भी चैप्टर है, जो भी टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट है बच्चों, A to Z हम आपको पढ़ाएंगे। तो अब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो चीजें आपको बराबर मिलती रहेंगी। तो आइए बच्चों इन वाक्यों के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में भेंट वार्ता के साथ। जय हिंद बच्चों।